मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पीटर टेट थ्योरी फर्स्ट ईयर। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था धातु का भौतिक गुण और उसका फिजिकल गुण। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और धातु का वर्गीकरण और एस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग मेटालर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मेटालर्जी का मतलब धातु कर्म, मतलब कि हम लोग जैसे कि हम लोग मान लीजिए मेटल के हमारे पर जैसे कि मान लीजिए लोहा, हम लोग विशेष स्तर पे यहाँ पे लोहा के बारे में भी पढ़ेंगे कि लोहा को एस से खनिज, जैसे लोहा वो खनिज से क्या होता है, खनिज से एस प्राप्त होता है, एस से हमें क्या होता है मेटल प्राप्त होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि लोहा का कौन कौन सा अयस्क है और उसे हम कैसे शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि धातु का वर्गीकरण, मतलब हम लोग धातु को भी बांटते हैं। ठीक है, धातु को भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा कि धातु का वर्गीकरण। तो देखिए धातु का वर्गीकरण तो देखो धातु को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। फेरस मेटल, एक आपको दिख रहा होगा फेरस मेटल, और दूसरा क्या होता है आपका नॉन फेरस मेटल। देखिए फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल का मतलब क्या हुआ, तो फेरस और नॉन फेरस का मतलब ये हुआ कि जिसमें लोहा का मात्रा होगा उसको बोलेंगे हम लोग फेरस मेटल। ठीक है, तो जिस धातु में लोहा आधार होता है वो फेरस मेटल कहलाता है। जैसे कि आपका माइल स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ठीक है, ये लोग के बारे में लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, जिसमें लोहा का मात्रा होगा उसको बोलेंगे हम लोग, उस धातु को बोलेंगे फेरस मेटल। और जिसमें लोहे का मात्रा नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन फेरस मेटल। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, ये सब में क्या होता है धातु की मात्रा धातु नहीं होती है। ठीक है, इसमें धातु ना के ही बराबर होता है, नगण्य होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें धातु ही मेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेरस मेटल। और जिसमें धातु की मात्रा ना ही हो उसको नॉन फेरस। जिसमें धातु की मात्रा जिसमें लोहा की मात्रा हो, जिसमें लोहा की मात्रा उसको बोलेंगे फेरस, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं उसको बोलेंगे हम लोग नॉन फेरस मेटल। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं फेरस एलवाई। फेरस एलवाई का मतलब है कि जो भी फेरस मेटल होगा, जो भी लोह धातु होगा, फेरस मेटल को बोलते हैं हम लोग लोह धातु, और नॉन फेरस को बोलते हैं अलोह धातु। तो जो भी लोह धातु होगा, ठीक है, तो दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फेरस एलवाई। जो दो या दो से अधिक हम लोग फेरस मेटल को, मतलब लोह धातु को मिलाकर जो मिश्रण बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फेरस एलॉय करते हैं। जैसे कि क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील आदि, ये सब बारे में क्रोमियम स्टील मतलब बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फेरस एलॉय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेटल के चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ से अंदर समझिए। नॉन फेरस का मतलब क्या हो गया, ओलो नॉन फेरस हो गया ओलो धातु। ठीक है, और एलॉय का मतलब क्या हो गया, उसका मिश्रण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातु, दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाकर, मतलब जिस धातु में लोहे की मात्रा नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन फेरस, मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फेरस कहा जाता है। जैसे कि इसमें आपका क्या है, जिसमें इसका ब्रास है, गन मेटल है, ब्रांज है, ये सब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल इस पर आगे हम पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, तो उसी के हिसाब से बताया गया कि फेरस मेटल और नॉन फेरस के बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर आपको बताया गया है कि फेरस मेटल क्या है, नॉन फेरस क्या है, इसी के अंतर ये आपको यहाँ पे बताया गया है ना। यहाँ पे देखिए आप बताया गया ये फेरस और नॉन फेरस के बीच में अंतर क्या है। तो इसमें लोहे की मात्रा क्या होती है, इसमें लोहे की मात्रा प्रधानता होती है फेरस मेटल में, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। इसमें कास्ट आयरन, पिग आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, इसमें एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि हो गया। यह केवल ग्रे रंग का होता है। ठीक है, काले और ग्रे रंग का, काले और ये ग्रे रंग का होता है, लेकिन यह कई रंगों का हो सकता है। ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक अधिक, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, और इसका गलनांक क्या होता है, फेरस मेटल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। उतना भी कम नहीं होता, लेकिन इसके तुलना में क्या होता है, ये कम होता है। ये ठंडी दिशा में क्या होता है, मतलब जब ये ठंडा अवस्था में रहता है तो ब्रिटल होता है, ब्राइटनेस होता है। ठीक है, ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। लेकिन ये गर्म दशा में ये क्या होता है, गर्म दशा में भंगुर होता है, ठंडी दशा में नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कम सिकुड़ता है, मतलब इसमें सिकुड़न कम होता है, और ये अधिक सिकुड़ता है। इस पर जंग अधिक लगता है। फेरस मेटल पे देखिए जंग अधिक लगता है, इस पर जंग कम लगता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि एल्युमिनियम पे आपने कभी देखा होगा जंग, अब एल्युमिनियम का आपका बर्तन होगा उस पर जंग बहुत कम लगता है, या वायर जैसे कॉपर है उसमें जंग बहुत कम लगता है। लेकिन आपका लोहे का आपके पास केवाड़ी होगा, खिड़की होगा, वो सब पे क्या देखते हैं, उसमें लोहा जंग लगा था, तो वो क्या है, उस पर फेरस मेटल है। ठीक है, इसलिए जंग अधिक लगता है और इस पर जंग कम लगता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना अभी है, हम लोग को पढ़ना है लो अयस्क के बारे में।
ठीक है। फेरस मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग का क्या, फेरस मेटल में जिसमें लोहे की मात्रा प्रधानता हो, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आयरन अयस्क के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये आयरन लिखा हुआ है, आयरन अयस्क के मतलब आयरन अयस्क के प्रकार, टाइप ऑफ आयरन अयस्क। ठीक है, हम लोग मेन यहाँ पे पढ़ेंगे अभी आयरन के बारे में, आयरन का क्या क्या अयस्क है। ठीक है, आयरन लोहा। तो देखिए आयरन का जो ये अयस्क है, देखिए यहाँ पे आपका अयस्क बताया गया, यहाँ पे देखिए पहला हेमाटाइट है। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या होता है, ये लाल रंग का ऑक्साइड है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, ये लोहा का जो होता है लाल रंग का ऑक्साइड है ये। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या होती है 70% क्या होती है, लोहा होता है। मतलब ये अयस्क जो है इसमें क्या होती है 70% लोहा होता है। लेकिन देखिए आपको ब्रैकेट में फिर लिखवा दिए हैं 70 से 72%, आप इसको भी याद रखिएगा। ऐसे तो यही इसका 70% ही होता है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन क्या दे देगा आपको 71 या कभी कभी 72 भी दे देता है, तो उस हिसाब से क्या करना होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जहाँ 70 नहीं देगा तब क्या कीजिएगा, फिर आप 71 दे देगा, 72 तक दे देता है। ठीक है, कभी कभी हर एग्जाम रेलवे कुछ अलग दे देता है ऑप्शन कभी। ठीक है, तो इस तरह का देखने को मिलता है। तो मेन तो इसका होता है कि इसमें लोहे का मात्रा 70% ही होती है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 70 से 72 ठीक है के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लोहा होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3। ठीक है, इसका सूत्र याद रखिएगा Fe2O3, इसको बोलते हैं हम लोग हेमाटाइट। उसके बाद क्या, आयरन, इसको क्या बोला जाता है, इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आयरन ऑक्साइड, इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ये हमारा हेमाटाइट था, और हेमाटाइट से ही हमारे यहाँ इंडिया में जो क्या हेमाटाइट हमारे यहाँ मिलता है, और हेमाटाइट से ही क्या करते हैं हम लोग, लोह धातु को प्राप्त करते हैं, खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब खनिज, अयस्क क्या है, खनिज ही है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं। उसके बाद देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या, ये काले रंग का ऑक्साइड है। ठीक है, देखिए हेमाटाइट ये लाल रंग का ऑक्साइड है। हमारे यहाँ जो लोहा प्राप्त होता है वो हेमाटाइट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और काले रंग का ऑक्साइड है। इसमें क्या होता है 72%, इसमें क्या होता है 72% आपका क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ बताया था ये 70%, ये 72%, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है तो वो मैग्नेटाइट है। इसके मैग्नेटाइट से क्या होता है, लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नेटाइट ऐसे में लोहा की परसेंटेज होती है सबसे ज़्यादा अधिक होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ हेमाटाइट, हमारे यहाँ जो लोहा का जो प्राप्त होती है वो हमारे हेमाटाइट ऐसे ही लोहा की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगा, मैग्नेटाइट में, ये 72%। ये देखिए यहाँ पे बताया था आपको 70%, यहाँ पे 72%, लेकिन इसको आपको बताया था कि 70 से 72 भी याद रखिएगा, और यहाँ आपको बता रहे हैं 72 से 74 याद रखने के लिए। ठीक है, रेलवे में पूछा गया है एग्जाम की मैग्नेटाइट में लोहे की परसेंटेज कितनी प्रतिशत होती है, उसमें 72 ऑप्शन में था ही नहीं, उसमें ऑप्शन में था 74। तो आप इस स्थिति में क्या मारिएगा, अलग अलग बुक अलग अलग तरीके दिखता है, तो 74 तक भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन आपको मानना है क्या 70% इसमें होता है हेमाटाइट में, और मैग्नेटाइट में 72%। इसको याद रखने के लिए आप रखिएगा 72 से 74। ठीक है, दिमाग में रखना आपको। तो लोहा होता है इसका, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका जो सूत्र होता है Fe3O4। इसका सूत्र क्या होता है Fe3O4। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है आपका Fe3O, इसका सूत्र हो गया Fe3O4, और इसका सूत्र आपको बताया Fe2O3। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं इसमें कैसे याद रखिएगा। आप मैग्नेटाइट का याद रखिए सूत्र Fe3O4, और हेमाटाइट में क्या कर दीजिए, लोहा में यहाँ 3 था तो वहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना ये, उसके बाद ये आपको अपनी याद जगह सब में लोहा में 1 घटा देंगे, और उसका ये 4 में से 1 उसका घटा देंगे। ठीक है, इसका परमाणु ये घटा देंगे इसका, और उसका ये घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा Fe3O4 था, यहाँ Fe2O3 हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद देखिए मैग्नेटाइट भी हो गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कौन, लिमोनाइट। अब देखिए लिमोनाइट क्या है, लिमोनाइट भी क्या है, लोहे का अयस्क है जिससे लोहा की प्राप्ति होती है। तो ये क्या होता है, ब्राउन रंग का ऑक्साइड होता है। ये आप कलर रखिए, याद रखिएगा कि लेमन पूछ देगा कि लिमोनाइट किस रंग का ऑक्साइड है, या मैग्नेटाइट किस रंग का ऑक्साइड, या हेमाटाइट किस रंग का ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड वाला सब आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें लोहा की परसेंटेज कितनी होती है, 60% होता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका सूत्र होता है
इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Fe2O3। जैसे भी आपने पढ़ा था ना कि हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। तो इसमें 2Fe2O3 और डॉट 3H2O, इसमें सिर्फ जल इसमें और आके जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका लिमोनाइट का सूत्र। तो आप मैग्नेटाइट का याद रखेंगे तो उसमें एक घटा देंगे उसका लोहा और ऑक्सीजन का, आप इसका तो वहाँ परमाणु घटाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और परमाणुओं की संख्या एकक, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट का आप याद रखते हैं Fe3O4, इससे अगर एकक घटा देते हैं तो ये बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3 किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हेमाटाइट का। और इसी में हेमाटाइट में क्या करना है आपको? यहाँ पे 2 लगा दीजिए और डॉट इसमें लगा दीजिए जल 3H2O। तो ये बन जाएगा आपका लिमोनाइट, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, लिमोनाइट बन जाएगा। ये याद रखने का बस ये है, दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। और देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जलयुक्त लोहा भी कहा जाता है। मतलब इसमें जल की मात्रा आ गया ना, देखिए यहाँ पे जल की मात्रा आ गया, तो इसमें इसको हम लोग बोलेंगे जलयुक्त लोहा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? जलयुक्त लोहा। इसको बोलते हैं हम लोग जलयुक्त लोहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग जलयुक्त लोहा। उसके बाद देखिए आगे इसी का एस है आपका साइड्राइट। अब देखिए साइड्राइट क्या है? देखिए ये साइड्राइट देख रहे हैं, साइड्राइट ये भूरे रंग का ऑक्साइड है। ये क्या है? भूरे रंग का ऑक्साइड है और उसमें 48% लोहा होती है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? FeCO3। FeCO3। ठीक है, इसका सूत्र होता है FeCO3 होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे पायराइट भी है और कैल्कोपायराइट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पायराइट में आपका 40% से कम लोहा होता है, इसका सूत्र होता है FeS2, और कैल्कोपायराइट का सूत्र होता है CuFH2। ठीक है, कैल्कोपायराइट से जो है ये आपका कैल्कोपायराइट से CuFH2 ये कॉपर का भी एस्क है। ठीक है, इससे हम लोग लोहा प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी में लोहा होता है, 40% तो ये गया, इसमें बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी होता है जिससे हम लोग लोहा प्राप्त नहीं करते हैं। ये हमारा, इससे हम लोग कॉपर, ये कॉपर का एस्क है, कॉपर इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ये एस्क है। देखिए अब एस्क तो ये इतना ही इतना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये लोहे का इतना इतना खनिज है। खनिज ये मान के चलिए खनिज के, खनिज क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो मतलब जो ये सब क्या है? ये सारा क्या है? खनिज है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइड्राइट, पायराइट, ये कैल्कोराइट क्या है? ये सारा आपका खनिज है। और जिस खनिज से क्या होता है? सभी खनिज, सभी ऐस क्या होता है? खनिज होता है। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि सभी ऐस क्या होता है? खनिज होता है। लेकिन सभी ऐस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज ऐस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि लोहे का, ये हम दिया गया है लोहे का ऐस्क, लेकिन हम यहाँ पे ये अगर देखेंगे कि कैल्कोपायराइट से पायराइट से लोहे का ऐस्क नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि ऐस्क हम उसको मानते हैं कि जिस खनिज से हमें लोहा का जो प्राप्ति हो वो ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में प्राप्त हो, और जिसे हम आसानी से और कम खर्चे में हम उससे धातु को प्राप्त किया जा सके, उसी को बोलेंगे हम लोग, उसी खनिज को बोलते हैं हम लोग ऐस्क। ठीक है, तो मेन यहाँ हम लोग क्या हो गया? हमारे यहाँ जो हम हमारे इंडिया में जो लोहा की प्राप्ति होती है वो हेमाटाइट होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट या लिमोनाइट, ऐसे मतलब लिमोनाइट हो गया। उसके बाद फिर आपका साइट्राइट तक आप निकाल सकते हैं, इसमें 40% लोहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये पायराइट, कैल्कोपायराइट से हम लोग लोहा की प्राप्ति नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है? खर्च, इसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है इसे लोहा की प्राप्ति करने के लिए। तो चलिए ये हमारा यहाँ ऐस्क तक हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो मेटालर्जी, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेटालर्जी। देखिए मेटालर्जी क्या है? धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब ये होता है, मेटालर्जी का मतलब कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, मतलब एक्सट्रैक्शन। ठीक है, निष्कर्षण का इंग्लिश लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन, एवं उनके शोधन। ठीक है, धातु को से निकालना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अयस्क में बहुत सारा अशुद्धियाँ रहती है। ठीक है, उसको निकालना मतलब कि उसको क्या करना? उसको ज़मीन के अंदर से उसको क्या करना? खनिज को निकालना, उसके बाद उसका शोधन करना। इस सारी प्रक्रिया शोधन करके हमें जो धातु प्राप्त होती है, इन सारे प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? मेटालर्जी पढ़ते हैं। मतलब अयस्कों से धातु के निष्कर्षण, उनके शोधन की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग धातु कर्म, मेटालर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनरल्स क्या है? खनिज क्या है? तो पृथ्वी की परत पे विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ तत्व यौगिक, ठीक है, खनिज कहलाता है। अब यहाँ पे तत्व यौगिक, पृथ्वी के परत में, मतलब पृथ्वी की जमीन के अंदर विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ तत्व यौगिक खनिज कहलाता है। तत्व यौगिक का मतलब क्या होता है कि ये जो खनिज होता है, ये खनिज जो आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो मुक्त अवस्था में पाएगा, जैसे सोना,
हो गया आपका सिल्वर, प्लेटिनम, इस में क्या होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब है कि इसमें आपका मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर यही इसमें औषधियाँ रहेगी, बाकी इसमें कोई और ज़्यादा औषधि नहीं रहती है। तो ये तत्व के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और यौगिक के रूप में क्या होगा, जैसे कि आपका लोहा हो गया, आपका तांबा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपका यौगिक के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो मिट्टी से निकाला जाएगा, मिट्टी के जब मतलब पृथ्वी के अंदर से जब निकाला जाएगा तो इसमें क्या होगा कि इसके जो इसके खनिज होंगे, उस खनिज में मिट्टी, कण, धूल आदि के अलावा भी इसमें कार्बन की मात्रा, सल्फर, फास्फोरस, ये सब यौगिक रहते हैं, ठीक है। ये सल्फाइड, ये सब सारा इसमें मिक्स रहता है, ठीक है। इसलिए ये सब मुक्त अवस्था में मतलब कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग यौगिक का नाम दिए और इसको हम लोग तत्व का नाम दिए, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे Fe2O3 हेमाटाइट का सूत्र फिर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पे जिंक ब्लेड, ठीक है, हेमाटाइट, ये सब क्या है, ये सब सारा आपका अयस्क है, एक खनिज है। मतलब ये Fe2O3, हेमाटाइट, जिंक ब्लेड या क्यूपराइट आदि, ये सब क्या है, ये सब खनिज है, ठीक है। अब देखिए ये सारा क्या खनिज हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्या, अयस्क। देखिए अयस्क क्या है, जिस खनिज में धातु पर्याप्त मात्रा में हो तथा जिससे शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके, उसे क्या कहा जाता है, उसे अयस्क कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले भी बताए थे और आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं अयस्क, ठीक है। कि जिस खनिज में धातु पर्याप्त मात्रा में, जिसे हम सरल और सुगमता से आसानी से निकाला जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी खनिज को हम लोग बोलते हैं अयस्क, ठीक है। जैसे कि Fe2O3 हेमाटाइट और FeS2, अभी आपको बताए थे FeS2 आयरन पायराइट्स, ये दोनों क्या है, लोहा का खनिज है, ठीक है। देखिए ये दोनों लोहा का खनिज है, पर अयस्क इसमें कौन सा होगा, लोहा का। इसमें अगर अयस्क की बात करेंगे इस दोनों में, Fe2O3 और FeS2 में, दोनों क्या है, लोहा का खनिज है। लेकिन अगर हम अयस्क की बात करेंगे तो इसमें हेमाटाइट ही क्या है, मतलब इसमें हेमाटाइट ही अयस्क है लोहा का, क्योंकि Fe2O3 से लोहा को हम सरल से, सुगमता से और ज़्यादा मात्रा में लोहा को हम क्वांटिटी में प्राप्त करते हैं। लेकिन FeS2 आयरन पायराइट से क्या होती है, लोहा को हम लोग जिसमें लोहा की क्वांटिटी भी कम होती है, ठीक है। और लोहा की क्वांटिटी तो कम होगी, और इसमें क्या होता है कि इसमें हमको ज़्यादा हमें महंगा भी हमें ज़्यादा पड़ जाता है। आपको बताए थे ना भी कि ये जो आपका आयरन पायराइट्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 40% से कम लोहा होता है। और हेमाटाइट में क्या होता है, हेमाटाइट में आपका 70% लोहा होता है। तो आप बताइए जी, हेमाटाइट में 70% लोहा है और आयरन पायराइट्स में 40% लोहा है, तो ज़्यादा किससे लोहा प्राप्ति होगा, तो हेमाटाइट से होगा। तो हेमाटाइट से हम लोहा क्यों नहीं निकालें जो हम आयरन पायराइट से निकालें, ठीक है। कम भी निकलेगा और ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगा और दिक्कत भी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों ही लोहा के खनिज हैं, लेकिन अयस्क हम हेमाटाइट को मानेंगे, तो ठीक है। तो यही से यहाँ से बात उत्पन्न होती है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, कि आपको यहाँ पे बताया कि प्रकृति में जो धातु, ठीक है, प्रकृति में जो धातु हमें प्राप्त होती है, प्रकृति में धातु हमें दो रूपों से प्राप्त होती है। मतलब जो हम लोग खनिज को निकालते हैं पृथ्वी के प्रॉपर्टी से, तो वो वहाँ से हमें दो रूप में प्राप्त होती है। एक फ्री स्टेट में होती है, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वो प्राप्त होने वाला खनिज कौन कौन सा है, या खनिज बोलिए या फिर आप अयस्क बोलिए, ठीक है। तो ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होती है, आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसमें मतलब आपका धूल कण, पत्थर, कंकड़, यही सब उसमें आपका मिश्रण रहेगा, और इसमें बाकी कोई और दूसरा ज़्यादा से मात्रा इसको हम में लोग नहीं रहता। प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं कंबाइन स्टेट के अयस्क से तुलना में, ठीक है। उसको देखिए कंबाइन स्टेट, कंबाइन मतलब संयुक्त अवस्था में, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कॉपर, एल्युमिनियम। तो अगर बात करें कि कॉपर, जैसे बात करेंगे कॉपर और सिल्वर या लोहा, ठीक है, लोहा, कॉपर, हम बात करें लोहा और आपका गोल्ड में, दोनों में से किसका आसान है लोहा का, मतलब कि दोनों में से कुछ आसान होगा मेटल को निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड को क्या होगा, गोल्ड को प्यूरिफिकेशन करना आसान होगा एज ए कॉम्पेरिजन आयरन, ठीक है, आयरन की तुलना में, ठीक है। चूँकि ये आयरन संयुक्त अवस्था में है, तो इसलिए इसका प्यूरिफिकेशन भी करना थोड़ा सा हार्ड होता है फ्री स्टेट वाले की तुलना में, ठीक है। तो फ्री स्टेट आसान होता है उससे धातु का निष्कर्षण करना, लेकिन कंबाइन स्टेट वाले के अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के प्रोसेस को भी पढ़ेंगे आगे जाके।
कंबाइन स्टेट वाला, और हम लोग इसे विशेष रूप से पढ़ना है लोहा के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ये जो कंबाइन स्टेट में जो वाले जो होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम होगा, ये इसके एस कई रूप में होते हैं। जैसे ऑक्साइड एस के रूप में होते हैं, जैसे कि Fe2O3, देखिए इसमें ऑक्सीजन है, हेमाटाइट है ये, Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसमें भी ऑक्सीजन है। जैसे कि आपका Cu है, आपका क्यूपराइट है, इसमें भी ऑक्सीजन है। SnO है, जिंकाइट ब्लेड है, जेरानो है, तो इसमें भी क्या ऑक्सीजन का मतलब ये ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं। मतलब देखिए इसमें जिंक है, इसमें ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। अब देखिए कुछ आपका ये क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, सल्फाइड एस के रूप में भी रहते हैं। देखिए FeS2, ZnS, HGS, PbS, ठीक है। कुछ कार्बोनेट एस के रूप में रहते हैं, FeCO3, ZnO3, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मतलब एस्क है। ये जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक का एस्क है, ठीक है। PBB ये गलेना है, सीसा का एस्क है। ये सिनेवार, मरकरी, ठीक है। और ये जेरेनस, जेरेनस आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप जेरेनस मतलब क्या हो गया, जेरेनस को हम लोग बोलते हैं क्या, जिंक ब्लेड, मतलब ये जिंक का क्या है, जिंक ब्लेड उसका नाम है, जिंक का ये एस्क है। और जेरेनो क्या है, जेरेनो आपका जिंकाइट है, ये भी क्या है जेरेनो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था जेरेनो, ये ये हो गया आपका JnS जो है इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेड। ये आपका क्या है, जिंक का आपका ये एस्क है। और जेरेनो क्या, देखिए यहाँ पे आपको बताए थे जेरेनो, ये भी जिंक का ही एस्क है, लेकिन ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जिंकाइट, इसको हम लोग बोलेंगे जिंकाइट, और इसको बोलेंगे हम लोग जिंक ब्लेड, इसको बोलेंगे हम लोग जिंक ब्लेड। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग जिंक ब्लेड। फिर से आपको बता रहे हैं, देखिए ये भी जिंक, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। अगर मान लीजिए ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो देखिए ये जिंक का एस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जेरेनस, जिंक का एस ये भी है जेरेनो, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जेरेनो को बोलते हैं हम लोग जिंकाइट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग जिंकाइट, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक ब्लेड। देखिए दोनों जिंक का एस्क है। और देखिए ये भी हमारा, ये आप देख रहे हैं ZnOCO3, देख रहे हैं ZnOCO3, ये हमारा क्या है, जिंक का ही, लेकिन ये कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैलामीन। ये जिंक का ही एस्क है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलामीन, इसको कैलामीन बोलेंगे, इसको हम लोग जिंकाइट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग जिंक ब्लेड, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जिंक के बोलेंगे। तो मतलब जिंक का ही ये देखिए एस्क है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। ये सल्फाइड में है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब एस्क क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, संयुक्त अवस्था में, ठीक है। अब देखिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि जब हम लोगों ने ये समझ लिया कि एस्क समझ लिए, खनिज समझ लिए, एस्क समझ लिए, तो अब देखिए क्या होगा कि जो हमारा वो खनिज निकलेगा, खनिज जिससे जो हम एस्क, जिससे हम धातु प्राप्त करेंगे, तो उस एस्क में क्या होगा कि विभिन्न सारे क्या होगी, अशुद्धियाँ मिली रहेगी। तो उस तो गैंग क्या, किसको बोलते हैं, गैंग, इसको मैट्रिक्स बोलिए या गैंग बोलिए, ठीक है, मैट्रिक्स, गैंग या अधात्री बोलिए, ठीक है, तीनों एक ही बात है। पृथ्वी से प्राप्त एस्क में क्या होती है, कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, जैसे बालू, मिट्टी, कंकड़ के टुकड़े आदि क्या होते हैं, उसमें मिश्रित रहते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। जो उसमें अशुद्धियाँ मिश्रित रहेगा, ये कंकड़, बालू, मिट्टी, कंकड़ उस एस्क में अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है आपका फ्लक्स। फ्लक्स को थोड़ा सा समझ लें। देखिए फ्लक्स क्या है, गालक, फ्लक्स गालक। देखिए धातु के प्रगलन के समय, अभी आपको हम बताएंगे कि प्रगलन क्या है, स्मेल्टिंग क्या, मतलब ये धातु का प्योरीफिकेशन, मतलब शोधन करने का प्रोसेस है स्मेल्टिंग, ठीक है। तो धातु के प्रगलन मतलब जिसको हम लोग भट्टी भी बोलते हैं, भट्टी में इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो धातु के प्रगलन के समय डाला जाने वाला एक खनिज पदार्थ है जो अयस्क का गलनांक घटाता है, और यह अयस्क में विद्यमान अपद्रव्य अवगलनीय पदार्थ, मतलब उसमें विद्यमान जो अवगलनीय पदार्थ है, जब इसको हम लोग अयस्क को हीट करेंगे तो उसमें जो भी उसमें अशुद्धि रहेगी, जो उसमें अशुद्धि रहेगी, मान लीजिए सल्फर रहेगा, ये वगैरह, फास्फोरस, जो उसमें मैग्नीज, ये सब जो अशुद्धियाँ उसमें रहेगी, ठीक है, और बाकी सारे अशुद्धियाँ रहेगी उसमें, तो वो सब क्या होगा कि वो गलता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये जो फ्लक्स जो हम लोग डालेंगे, उस फ्लक्स क्या करेगा, उसको एक तो उस गैस के गलनांक को घटाएगा, और उसमें जो विद्यमान अपद्रव्य है जो गलता नहीं है उसको क्या करता है, उसके साथ संजोग कर उसे अवगलनीय अपद्रव्य को क्या करता है, दूर करता है, मतलब अयस्क से, ठीक है, अयस्क से दूर करता है, तथा अयस्क से
एस्क से तथा उसे, एस्क के मतलब कि उसी अपद्रव्य अवगलनीय अपद्रव्य को क्या करता है, द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित करता है। मतलब उसके साथ संजोग करके क्या करना था, उसको भी द्रवनशील बना देता है। उपद्रव्य को जो आपका गलने वाला नहीं था उसको क्या करता है, उस अपद्रव्य को भी वो गलनीय पदार्थ में बना देता है, ठीक है, परिवर्तित कर देता है। और ये द्रवनशील पदार्थ, ठीक है, और ये द्रवनशील पदार्थ पिघले लोहे के ऊपर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए हमारा एस्क जब हम लोग स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि स्मेल्टिंग में जो हमारा उसके साथ अशुद्धियाँ रहती है, मिक्स रहता है, तो उसको हम जब हीट करते हैं उसको अशुद्धियों को निकालते हैं। वो अशुद्धियों निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, मेटल तो मान लीजिए गलने लगा, ठीक है, वो उसका गलना स्टार्ट हो जाएगा, गल जाता है। लेकिन उसके साथ जो अशुद्धियाँ मिली हुई है, वो अशुद्धियाँ क्या होती है, वो ऐसे गलता नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा गलनांक होता है, वो गलता नहीं है, ठीक है। मतलब उस एस्क से भी उसका बहुत ज़्यादा गलनांक है, इसलिए वो गलता नहीं उस ताप पर भी। तब क्या करते हैं हम लोग उसमें फ्लक्स को मिलाते हैं, और फ्लक्स क्या करता है, उसी औषधियों के साथ संजोग कर क्या करता है, उसको भी गला देता है। और गलने के बाद क्या हो जाता है, ये औषधियाँ मेटल से हल्के होने के कारण क्या होती है, वो उस मेटल के ऊपर, मेटल के द्रव के ऊपर तैरने लगती है, ठीक है, तैरने लगती है। और जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग मेटल के ऊपर तैरने लगेगी तो उसको फिर हम लोग अलग कर देंगे, उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग धातु मल, इसी को बोलते हैं हम लोग धातु मल स्लैग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक ही बात सोचे, इतना पढ़ा नहीं है इसमें, आप ये समझिए कि गालक क्या है। गालक का मतलब ये हो गया, जब हम लोग धातु को जब हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग स्मेल्टिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब भट्टी में जब गर्म करते हैं, तो उस समय क्या होती है कि जो आपका एस्क है वो अपना गलनांक पे क्या होती है, मतलब हीट के कारण क्या होती है, वो गलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके साथ जो उसमें अशुद्धियाँ रहती है, वो अशुद्धियाँ क्या होती है, जिस टेम्परेचर पे आपका ये जो मेटल गलना स्टार्ट किया, उस टेम्परेचर से भी कहीं ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहता है उस अशुद्धियों का, जिसके कारण क्या होती है, वो गलता नहीं है, ठीक है। तो जब गलेगा नहीं तो फिर उसको हम अलग कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम धातु प्योर हमको धातु प्राप्त करना है। तब इसलिए क्या करते हैं हम लोग गालक का प्रयोग करते हैं। जो गालक क्या करता है, उसके एक तो इसको अब और घटा देता है, जल्दी इसको और घटा देता है उस मेटल को, और दूसरा क्या करता है, उसमें विद्यमान अपद्रव्य अवगलनीय पदार्थ को क्या करता है, वो संजोग करके उसको भी गला देता है, ठीक है, उसको भी गला देता है, ठीक है। ये हो गया, उसको भी गला देता है। और गलने के बाद वो क्या होता है, वो पदार्थ अपद्रव्य पदार्थ क्या होता है, धातु के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, धातुमल कहा जाता है, ठीक है। जब उसे हम लोग कहेंगे धातुमल, उसे स्लैग कहा जाता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक और ये आपका है कि देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है ना, फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ। मतलब यहाँ जो हमें फ्लक्स पढ़े थे यही बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और ये फ्लक्स जो पता है उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि नोट फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन कौन है, सिलिका है, SiO2 है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लाइमोस्टेन है, ठीक है, लाइमोस्टेन क्या होता है, लाइमोस्टेन एक चूना पत्थर, एक अपसादी चट्टान है, ठीक है। और चूना पत्थर वस्तुतः क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट समझ रहे हैं, जैसे कि आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक अंडा खाए होंगे तो एक अंडा का जो खोखला था क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो लाइम स्टोन भी क्या है, वस्तुतः एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और ये एक तरह का अपसादी चट्टान है, ठीक है, चट्टान की तरह होता है, जो हम लोग उसमें फ्लक्स के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, जो उसको गलाता है, लाइम स्टोन। आपको याद रखना है लाइम स्टोन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लाइम स्टोन का और किस में काम आता है, किस मेटल को गलाने में, ठीक है। तो लाइम स्टोन का हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में। लाइम स्टोन का आपको स्क्रीन पे ये आपको फोटो भी दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है एस्क, जैसे हम लोग लोहा के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को विशेष तौर पे आगे। तो लोहा जो हम लोग पढ़े, तो लोहा का हम लोग एस्क पढ़े कि हम लोग लोहा को जो है वो हम लोग हेमाटाइट से क्या करते हैं, हम लोग लोहा की प्राप्ति करेंगे। तो प्राप्ति करेंगे तो उसका भी प्रोसेस, ये नहीं कि हम लोहा को खनिज वहाँ से पृथ्वी के निकाले और हमसे लोहा प्राप्त हो गया, ठीक है, उसका भी प्रोसेस है। तो वही यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब कि धातु का निष्कर्षण, ठीक है, मतलब कि धातु का निष्कर्षण, चाहे लोहा हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के बारे में लोग पढ़ते हैं कि देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब धातु का निष्कर्षण। तो किसी धातु का निष्कर्षण उसके एस्क से, ठीक है, क्योंकि हम लोग एस्क से निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, एस्क तो खनिज है,
और खनिज से हमें एस्क प्राप्त होती है, और एस्क से हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। किसी भी धातु का निष्कर्षण उसके एस्क से करते हैं। तो ये एस्क से 4 स्टेप के द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। मतलब किसी भी धातु का जो निष्कर्षण होगा, ठीक है, निष्कर्षण जो करेंगे मतलब धातु का निष्कर्षण, उसका शोधन, पूरा प्रोसेस, मतलब हमें फ्रेश मेटल मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें खनिज था, खनिज से हमें क्या होगा, एस्क, और एस्क से हमें क्या हो जाएगा, फ्रेश मेटल जो मिलेगा। उसके लिए 4 स्टेप होता है, जो इसको बताया गया। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया एस्क, यहाँ पे एस्क, एस्क को फिर 4 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका क्रशिंग, ग्राइंडिंग, और उसके बाद हो गया एस्क का सांद्रण, फिर हो गया धातु का पृथक्करण, फिर धातु का शोधन। ये 4 प्रोसेस है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग ये पहले भी पढ़े हैं, हम लोग एक नज़र डाल दें यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे विशेष स्तर पे जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पे विशेष पढ़ना है चौथा प्रोसेस, धातु का शोधन। यही धातु का शोधन में आपको बताया था स्मेल्टिंग, अभी प्रगलन आपको बताते हैं ना, गालक में स्मेल्टिंग या प्रगलन, यही हम लोग को मेन पढ़ना चौथा। ठीक है, ये हम लोग पहले भी, ये हम लोग सब तो पहले भी पढ़ चुके हैं, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को विशेष तौर पे जो हमारा सिलेबस है यहाँ ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तभी समझेंगे जब हम लोग थोड़ा सा इसको एक नज़र डाल दें, रिवीजन के तौर पर भी हम लोग कर लें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, और को हम लोग क्या करते हैं, धातु का शोधन के लिए 4 स्टेप को करते हैं। तो पहला हो गया आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्रशिंग ग्राइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि जब देखिए हम खनिज को निकालते हैं तो वो क्या होती है, वो चट्टान के रूप में निकलता है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से खोल के। तो उसको क्या किया जाता है, उसको क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या, उसको मतलब कि मान के चलिए इतना बहुत बड़ा बड़ा चट्टान आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं उस एस्क को, उस खनिज को। ठीक है, या एस्क को जो बोलिए, एस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या पीटना, पहला काम हमारा ये हो गया। ठीक है, जब ये हमारा हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, इस छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा, कुछ पाउडर भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेन ये समझिए कि यहाँ हम लोग इसको पाउडर बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, छोटा छोटा उस एस्क का कण बना लेते हैं। फिर उस एस्क कण को क्या करते हैं हम लोग, दूसरा प्रोसेस है फिर क्या, एस्क का सांदन करना। दूसरा मतलब एस्क कहने का मतलब है कि दूसरा क्या करते हैं हम लोग, एस्क का सांदन करते हैं। एस्क का सांदन करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ कंसेंट्रेशन। ठीक है, एस्क का सांद्रण। अब देखिए एस्क का सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं, एस्क का सांद्रण का कहने का मतलब है कि उससे मैट्रिक्स यानी गैंग को निकालना। आज आपको बताया था कि मैट्रिक्स से गैंग क्या है, मतलब एस्क में क्या आ गया, खनिज को निकाले तो खनिज के साथ विभिन्न सारा औषधियाँ निकला, जैसे मिट्टी, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े, ये सब क्या हो गया उसमें, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एस्क के सांदन से मेन मकसद होता है क्या, कि उसके मैट्रिक्स को निकालना। ठीक है, उसके औषधियों को निकालना। कौन है बच्चा, मैट्रिक्स वाला। ठीक है, तो ये निकालना एस्क का सांदन होता है। अब देखिए इसमें बहुत सारा ये प्रोसेस भी है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि एस्क के सांदन को करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक होता है हैंड पेकिंग, हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर लिचनिंग निछालन। तो ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हैंड मतलब क्या होता है, हाथ से चुनकर अलग कर देना उसके मोटे मोटे कण को। जैसे कि हम लोग सपोज मान के चलिए कि हम लोग एग्जांपल, जैसे घर में हम लोग मान लीजिए चावल ही बनाती है मम्मी हमारी, लोग क्या करती है कि चावल बना रही है तो उससे कंकड़ को निकाल देती है, तो उससे औषधियों को निकालना, तो वो उसको बोलते हैं हाथ से चुनकर अलग कर देना। ठीक है, उसी तरह से समझिए। फिर ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि उसको गुरुत्व मतलब कि कुछ इस रूप में हम आपको बता देते हैं कि कुछ इस रूप में क्या होता है कि एक ढालू नुमा मतलब ये बनाया जाता है, एक ये इस पर उबड़ खावड़ ऐसे ये बनाया जाता है। और यहाँ से क्या करता है कि ये जो एज का आप क्रशिंग और ग्राइंडिंग किए तो वहाँ से क्या होता है, उसका पाउडर बन गया था, छोटे छोटे कण में बन गया था। यहाँ क्या करता है, उसको पानी के साथ घुल के क्या जाता है, यहाँ से प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए जब यहाँ से ये प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ गड्ढा है, तो अब अगर मेटल होगा तो मेटल में क्या होगा, गुरुत्वीकर्षण के कारण क्या होगा, उसको ये इसमें क्या होगा, ये जो गड्ढा है आपका ये नीचे की ओर बैठ जाएगा। और उसके साथ जो भी उसमें बालू कण, मिट्टी, ठीक है, जो भी होगा मतलब क्या मान के चलिए, उसमें जो मेन समझिए कि धूल जो उसमें होगा, मिट्टी वगैरह जो होगा या बालू के कुछ अंश क्या होगा, वो यहाँ से क्या होगा, वो हल्का होने के कारण क्या, उसका डेंसिटी कम होने के कारण क्या होगा, वो निकल जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या हो जाएगा, इस गड्ढे में क्या हो जाएगा, उस मेटल का कण फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा पूरा मतलब है, हमारा यहाँ से ये नहीं हो जाता है पृथक्करण मेटल का, इसमें भी औषधियाँ रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या कि ग्रेविटेटिव प्रेशर वही है, ये निकाल देना। उसके बाद कि ये फैन उत्प्लावन विधि क्या है कि फैन उत्प्लावन विधि में उसका प्रयोग करते हैं जो
पानी में मिलाने पर वो क्या होता है, मिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ की इसमें धूलकण, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो धूलकण जो इसमें ये आपका मैट्रिक्स है वो ग्रेविटी सेपरेशन उस विधि में करते हैं जिसमें उसमें जो मैट्रिक्स होगा उस मेटल का, वो मेटल का क्या होगा, उसमें पानी में घुल जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसमें अगर पानी में वो मैट्रिक्स नहीं घुलता तब लोग वहाँ क्या करते हैं, उसको तेल में घुलाते हैं, जैसे पाइन तेल वगैरह कुछ तेल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट बना के क्या करते हैं उसको हम लोग इसमें एक ये आपका बहुत बड़ा टैंक रहता है, उसमें हम लोग डालते हैं उसके मिश्रण को, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं पंखा या मोटर से। तो उससे क्या होती है, पानी, और उससे क्या होती है, फेन बन जाता है। जैसे कि आप लोग कपड़ा साफ करते हैं तो कैसे सर्फ में फेन बन जाता है और वो गंदगी ऊपर की ऊपर आता है, तो उसी तरह उसमें ऊपर आ जाता है। फिर हम लोग वहाँ से उसको निकाल के फिर यहाँ से हम लोग उसका सांधन कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में हम उसका प्रयोग करते हैं, उस मेटल का निष्कर्षण करते हैं या सांधन करते हैं, जिसमें क्या होता है, फेरस मेटल होना, जिसमें मैग्नेटिक का गुण होना चाहिए। तो मैग्नेटिक मतलब वही होगा कि दो, मतलब मैग्नेटिक व्हील में क्या होता है कि इस तरह का दो व्हील होता है, इस तरह का आपका मान के चलिए, इस तरह का दो व्हील होगा, दो व्हील पे एक बेल्ट लगा हुआ रहेगा, और इसमें से एक बेल्ट क्या होगा कि इसमें जो एक जो व्हील होगा, इसमें मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, ये मैग्नेटिक है, ये बिना मैग्नेटिक का है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर जो हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किए थे आप इसको ऐस को, वहाँ से क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये, और ये क्या हो रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप, ये कैसे घूम रहा है, तो ये आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, घूम रहा है बेल्ट, ये बेल्ट है आपका, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट है, और ये इस रोटेशन में घूम रहा है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोहे के कण को यहाँ से ये डाल रहे हैं उसके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके साथ क्या है, एस्क है, और उसके साथ आपका मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मान के चलिए जहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे धूलकण, तो ये मतलब कि ये चौड़ाई में रहता है, बेल्ट चौड़ा रहता है, इस पे आएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, धूलकण क्या हो जाएगा, इधर ही गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हल्का होने के कारण इधर ये गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गोल पे तो ससर जाएगा ना, तो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट कर देगा इधर। लेकिन क्या होगा कि इसके साथ जो भी मटेरियल आए, जो भी मेटल आएगा जिसमें मैग्नेटिक का गुण होगा, जैसे मान के ये लोहा अगर होगा, तो क्या होगा कि लोहा यहाँ नहीं गिरेगा, लोहा ये आके यहाँ गिरेगा, लोहा आपका कहाँ गिरेगा, इधर आके गिरेगा। क्यों गिरेगा लोहा इधर आके, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ये बेल्ट क्या है, बेल्ट नहीं, बेल्ट तो कोई चीज़ का रहता है, चमड़ा का, या कोई मान के चलिए कोई इसका होगा रबड़ का वगैरह का, या कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो होगा आपका मेन, ये हम बात कर रहे हैं व्हील का, जो बात कर रहे हैं व्हील में क्या है, इस व्हील में मैग्नेटिक गुण है। जब ये घूम रहा है तो यहाँ पे लोहा का कण क्या आएगा, ये आएगा तो इसके साथ चिपकेगा, फिर ये इस बेल्ट के द्वारा आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आने के बाद इसका मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि क्या बेल्ट उल्टा घूम गया ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, लोहा इधर गिर जाएगा और इसका बालू कण मिट्टी इधर गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए लिचनिंग, ये क्या है आपका लिचनिंग, निछालन क्या है। निछालन में क्या होता है कि वैसा मान के चलिए कोई ऐस्क रहेगा, जैसे कि हम एल्युमिनियम की ही बात करें, ठीक है, जैसे कि हम लोग एल्युमिनियम का ही बात करें, तो जैसे कि मतलब कि ये समझिए कि ये विधि वैसे ऐस्कों के लिए किया जाता है जब ऐस्क एवं उसमें विद्यमान अपद्रव्यों की रासायनिक गुण क्या होती है, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन करा के उससे क्या करते हैं हम लोग, उसके अपद्रव्यों को दूर करते हैं, ठीक है। अपद्रव्यों को हम लोग दूर करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बताएं कि ये क्या है, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एल्यूमिना को ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एल्यूमिना, जैसे कि आपका ये Al2O3 बात करें हम, Al2O, तो हम लोग Al2O3 की बात कर रहे थे। Al2O3 क्या आपका एल्युमिनियम का, ये क्या है, एल्युमिनियम का कोरंडम जिसको हम लोग बोलते हैं, कोरंडम का ये ऐस्क है। अगर हम इसको बात करें, इसका हम लोग जो शोधन करते हैं, थोड़ा सा हम इसका बता देते हैं कि निछालन क्या आपका, जैसे ये तो केमिकल केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा है। जैसे कि आपका मान के चलिए कि ये आपका ये Al2O3 क्या करेगा, ये कोरंडम एल्युमिनियम का ऐस्क क्या करेगा, इसको हम लोग सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, और ये क्या बना देगा, 2NaAlO2 बना देता है, और ये जल को क्या कर देता है, निकाल देता है बाहर।
ठीक है। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ दो दो देना होगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम 2 दिए ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये NaL2O बना, ठीक है। फिर ये क्या करेगा NaL2, फिर क्या करेगा, इसको हम लोग जल के साथ इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ये देखिए ये हमारा जो ये था, इसको हम आपको बता रहे हैं कि ये फिर हमारा क्या होगा, देखिए ये बना हमारे पास NaL2O। अब देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये बना NaL2O, ये क्या करता है फिर आपका आपका जो ये बना AlO2 जो ये बना, ये फिर क्या करता है, जल के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है, तो ये फिर क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा AlOH3, एल्युमिनियम AlOH3 बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए Al2OH3 बना, एल्युमिनियम Al2OH3, फिर क्या होगा कि ये एल्युमिनियम OH3 क्या होगा, फिर ये जो आपका होगा यही AlOH3 जो ये क्या होगा कि ये फिर इसको जब हम लोग हिट करेंगे तो ये क्या टूट जाएगा, एल्यूमिना में टूट जाएगा, Al2O3 या कोरंडम में, ठीक है। फिर यही हम बात करें इसी Al2 को, तो फिर हम यही बात करेंगे यही AlOH3 जो बना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ये बना, ये फिर क्या बदल कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से ये प्राप्त हुआ कोरंडम, ठीक है। इसके साथ जो भी अशुद्धियाँ वगैरह थी वो क्या हो गया, इसमें से हम छान कर उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है निचलन। तो ये हमके पढ़ना नहीं है, हमारे ये सिलेबस में है भी नहीं, ये तो निचलन हम लोग 9th में ही पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैं आपको बता दी, ये कोई ज़रूरी याद नहीं रखना। अब उसके बाद देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए कि धातु का यहाँ से क्या कर लिया हम लोग, धातु का यहाँ से हम लोग कर देंगे सांद्रण। उसके बाद देखिए तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, धातु का पृथक्करण, ठीक है। धातु का पृथक्करण क्या है, अब देखिए धातु का पृथक्करण आइसोलेशन ऑफ मेटल क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको क्या है कि इसमें हम लोग जो निस्तापन और भर्जन करते हैं, याद है आपको, निस्तापन भर्जन के बारे में थोड़ा देख लें। देखिए धातु का पृथक्करण, आप देखिए तीसरा प्रोसेस क्या है कि धातु का अयस्क क्या होता है, वो हम बताया था आपको कि ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अभी आपको बताया था ना FeS2 ZnOCO3, ठीक है, SuFH2, तो ये सब बताया था आपको। सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त, ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में भी आता है, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और यहाँ क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड से, तो धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना क्या होता है, उनके कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में अधिक आसान होता है। मतलब कि अगर धातु अगर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, ठीक है, धातु अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा और कोई धातु कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या सल्फाइड फॉर्म में होगा, तो कार्बोनेट और सल्फाइड से धातु का निष्कर्षण करना क्या होगा, इस दोनों से ज़्यादा इजी होगा उसके ऑक्साइड फॉर्म से धातु का निष्कर्षण करना। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सांदित अयस्क को क्या करते हैं, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए हमारा कोशिश रहता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अभिक्रिया करवा के क्या करते हैं हम लोग कि कार्बोनेट भी है या सल्फाइड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर धातु का ऑक्साइड फॉर्म से धातु का निष्कर्षण करना आसान है, कार्बोनेट और सल्फाइड या फॉस्फेट अन्य किसी ऑक्साइडों अन्य किसी जो भी आपका इसका ये रहेगा उसके तुलना में, ठीक है। तो उससे क्या, तो उससे अपकृत करके क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति की जाती है। यह परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन निस्तापन या भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। मतलब कि कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करना, उसमें क्या कहलाता है, यह परिवर्तन निस्तापन या भर्जन के द्वारा किया जाता है। कैलिनिकेशन, निस्तापन को बोलते हैं कैल्सिनेशन और भर्जन को बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। मेटल में भी हमारा धातु में भी यह लागू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निस्तापन थोड़ा सा पढ़ लें कि निस्तापन क्या है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, शायद 10th में ही हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है।
देखिए निष्ठापन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होती है, अयस्क को क्या करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु की अनुपस्थिति में उसका द्रव्यमान से कम ताप, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर जिस मेटल का आप पृथक्करण कर रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर उसको क्या किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। और इससे क्या होता है, उसमें जलवाष्प और वाष्पशील अपद्रव जो उसमें होगा वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। और यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट एस के लिए ही प्रयुक्त होता है। निष्ठापन प्रक्रिया किसके लिए प्रयुक्त होता है, कार्बोनेट और ऑक्साइड एस के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे Al2O3 2H2O ये रिएक्शन करके क्या होता है, डायस्पोर बोलते हैं, एल्युमिनियम का एस्क है Al2O3 2H2O, डायस्पोर से उसको गर्म करते हैं तो ये Al2O3 एल्यूमिना में बदल जाता है और ये जल बाहर निकल जाता है। फिर उसी तरीके यहाँ पे लिखा हुआ जिंक कार्बोनेट, ये देखिए ये हमारा था, ये आपको बताए थे ऑक्साइड फॉर्म वाला, तो ये ऑक्साइड फॉर्म हो गया। और ये कार्बोनेट फॉर्म का हो गया नीचे कैलामीन Zn3। इसको जब गर्म करेंगे तो जेरोन बन जाता है जिंकाइट में, इसको बोल सकते हैं आप, जिंकाइट में बदल गया और CO2 बाहर निकल गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं निष्ठापन। निष्ठापन में आपको याद रखना है कि अयस्क को क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म किया जाता है जिससे उसकी जलवाष्प बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये भर्जन क्या है, भर्जन को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इसको भी हम लोग करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म करते हैं जिससे क्या होता है, उसमें आर्सेनिक या अन्य तो जो भी होता है वो ऑक्सीड होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यह जो होता है ये प्रोसेस सिर्फ किसके लिए किया जाता है, ये प्रोसेस सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिंक ब्लेड, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ, ठीक है, ये सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि Zn जिंक ब्लेड का ऑक्सीजन के साथ ये इसको ऑक्सीकृत करते हैं तो ये Zn में बदल जाता है और इसका जो SO2 आर्सेनिक था वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, धातु का पृथक्करण कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, धातु को यहाँ पे उसको खनिज से निकाले, उसके जो बड़ा बड़ा चट्टान था उसको हमने क्रशिंग यानी उसको ग्राइंडिंग मशीन से तोड़ दिया, फिर उसको ऐश का सांदन कर दिए। दूसरा पॉइंट ग्रेविटी या फोर्थ या मैग्नेटिक, ठीक है, जिससे भी आप उसको कीजिए। उसके बाद धातु का पृथक्करण, तो यहाँ से क्या हो गया कि धातु के सांदन, आपको यहाँ जो दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ धातु का जो ये सांदन हुआ, धातु के सांदन से क्या कीजिए, उसका हम सिर्फ मैट्रिक्स जो निकाले, जो उसमें बालू कंकड़ पत्थर था वो निकाले। अब उसमें हम कार्बन है, मैग्नीज है, आर्सेनिक है, ठीक है, ये सब जो है, ये सब जो उसमें सल्फाइड है, ये सब वहाँ से हम नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु का प्रश्न तीसरा ये चरण अपनाते हैं, तीसरा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उसकी औषधि आर्सेनिक हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब जो रहता है वो हम लोग इस प्रोसेस से निकालते हैं। तो इस प्रोसेस से निकालने के बाद क्या, इस प्रोसेस से निकालने के भी धातु शुद्ध हो गया, इस प्रोसेस से निकालने के बाद क्या हमें प्योर धातु प्राप्त हो गया, तो नहीं, इस यहाँ से निकालने के बाद भी आपका धातु भी प्योर नहीं हुआ है। मान के चलिए कि यहाँ तक में आपका 85%, ठीक है, 85% क्या हो रहा है, यहाँ पे आप तक में आपका धातु शुद्ध हो रहा है। ठीक है, 85% धातु आपका शुद्ध हो रहा है और बाकी अब जो बचेगा, ठीक है, तो वो अब हमें निकालना होगा किसका, चौथा प्रोसेस। चौथा प्रोसेस क्या, चौथा प्रोसेस आपको यहाँ पे हम बताए थे, चौथा प्रोसेस आपको यहाँ बताए थे ना, ये चौथा प्रोसेस आपको बताए थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है ना, धातु का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहाँ से जब हम प्रोसेस करेंगे तभी हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो धातु का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हम लोग दो ही रूप से किया जाता है। मेन हमारा यहाँ पे जो हमारा पढ़ने वाला है वो हमारा पढ़ेंगे प्रगलन, ठीक है, इसलिए आप यहाँ लिखे हैं प्रगलन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। और फिर स्मेल्टिंग के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लोहा प्राप्त करेंगे इसी प्रगलन के द्वारा। ठीक है, और आपके एक और भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे प्रगलन के द्वारा क्या हो गया, प्रगलन के द्वारा हम लोग लोहा को प्राप्त करेंगे। और दूसरा इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन द्वारा। वैद्युत अपघटन द्वारा क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत अपघटन द्वारा जो आपका तांबा है, आपका जिंक बोल सकते हैं, निकेल, सिल्वर बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, आदि धातुओं का जो होता है वो वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन है, जिसमें हम लोग एनोड और कैथोड पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, ये वैद्युत अपघटन द्वारा उसको शोधन बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि दूसरा हमारा पहला, देखिए दूसरा हम आपको क्या बोले, दूसरा बोले हम आपको वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत
अपघटन द्वारा शोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसको बोलते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा। और पहला जो हम लोग को मेन पढ़ना है यहाँ पे प्रगलन मतलब स्मेल्टिंग, मतलब जिसको हम लोग भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे हम लोग लोहा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोहा, इसमें हम लोग इस विधि से हम लोग पढ़ेंगे, आयरन को प्राप्त करेंगे, लोहा को, टीन को, शीशा को। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या होता है, जिसका द्रव्यमान उच्च द्रव्यमांक होता है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ये प्रगलन विधि। और जिसका क्या होता है कि आपका गलनांक इससे तो कम होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला। तो इसमें हम लोग विद्युत अपघटन वाला हम लोग यूज करते हैं, आपका तांबा हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेन पढ़ना है हमको प्रगलन वाला। यहाँ से जब हम यहाँ से धातु को प्राप्त करेंगे तब हमारा धातु क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, तो वो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।